नमस्कार दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के उन 59th एपिसोड में आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के एपिसोड में मैंने आपको पॉक के बारे में बताया था। सूरत में दोस्त एक और समय ऐसा आता है रमज़ान का, जिस समय यहाँ पे एक एरिया है अडाजन, वहाँ पे कम से कम 25-30 स्टॉल्स पूरे रमज़ान के महीने में लगते हैं। और नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो किसी भी कौम के हों, किसी भी समुदाय के हों, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ का माहौल देख कर के आपको आश्चर्य लगेगा। शायद लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में भी यही परिस्थिति बनती होगी, लेकिन साहब सूरत का अपना एक माहौल है रमज़ान के टाइम पे। और जो लोग नॉन वेज पसंद करते हैं उनके लिए तो ये चीज़ एक विशेष एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, 59th एपिसोड है, उसमें हम आपको सबसे पहले भास द्वारा रचित दूत घटोत्कच आपके बीच लेकर के आएंगे। उसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा। और हमेशा की तरह मेरे दोस्त निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रूपरेखा के लिए आमंत्रण दूंगा हरदीप दायले जी को, और उसके पश्चात गिरिजेश व्यास जी को कि वो आज की जो भास की जो दूत घटोत्कच है उसका पाठ आपके बीच करें। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में आप सभी दर्शकों का मैं हरदीप दायले बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल भास नाट्य पाठ में आपने सुना कि कैसे दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आकर के धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेते हैं, किंतु धृतराष्ट्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, जिस पर दुर्योधन बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है मेरे पिता तो मेरी बात मान ही नहीं रहे, मेरे पिता तो पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा उसे लगता है। और इसी बात का लाभ उठाता है शकुनी। वो आग में घी डालने का प्रयास करता है और दुर्योधन को हमेशा भड़काता रहता है अपने पिता के खिलाफ। और इसी प्रकार से दुर्योधन अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने पिता से कुतर्क करने लगते हैं। ये तर्क चल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ढोल नगाड़ों की जोर जोर से आवाज़ें आने लगती हैं। सभी को लगता अचानक क्या हुआ। तभी दुर्योधन जयद्रथ को कहता है कि जाकर के पता लगाओ कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तभी वहाँ पर भट्ट आते हैं और बताते हैं कि अभी अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि वह कल युद्ध में अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। नाटक के अंतिम भाग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। दूत घटोत्कच भास्कृत इस नाटक के आलेख का वाचन पिछले 3 अंकों से हम कर रहे हैं। पिछले अंक में धृतराष्ट्र के समक्ष दुशासन, दुर्योधन और शकुनी हैं, गांधारी भी है, दुश्शला भी है। अचानक जो है वो नेपथ्य से नगाड़े का कोलाहल गूंजता है और दुर्योधन जयद्रथ से कहते हैं कि जाओ देख कर आओ क्या हुआ और समाचार दो। वो प्रवेश करते हैं और वहीं से हम प्रारंभ करते हैं अंत तक। महाराज, भट्ट कह रहे हैं, महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है और उसके मरने पर जिन्हें हर्ष हुआ है उन्हें मार डालूंगा कल सूर्यास्त के पहले, और यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई
तो मैं गांडीव को साथ लेकर चिता पर चढ़ जाऊंगा। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ये सुन के। ये हुई ना बात, मामा आश्वस्त रहें, अब अर्जुन निश्चित ही चिता पर चढ़ जाएगा। दुशासन अब ऐसा होकर ही रहेगा। धृतराष्ट्र, गांधारी घी के दिए जलाओ, हमारा पराक्रमी बेटा दुर्योधन अर्जुन की प्रतिज्ञा भ्रष्ट करेगा। गांधारी, किंतु स्वामी कुछ पता भी तो चले, क्या करेगा? दुर्योधन, छिपा लूंगा मैं जयद्रथ को इस तरह कि सूर्य की किरण भी उसको छू नहीं सकेगी। सिर पटक पटक कर मर जाएगा अर्जुन, लेकिन पहुंच नहीं सकेगा जयद्रथ तक। धृतराष्ट्र, तो फिर तुम भी सुन लो दुर्योधन, चाहे कोई पृथ्वी के भीतर धंस जाए या आकाश के ऊपर उड़ जाए, अर्जुन का बाण वहां पहुंच जाएगा। तुम क्या समझोगे नादान मूर्ख? इस बाण की नोक पर श्री कृष्ण की आंखें लगी हैं। दुर्योधन, पिताजी कैसे चरितार्थ होती है दुर्योधन की वाणी, आप देख लीजिएगा। मूर्ख, मैं देख नहीं सकता। दुर्योधन, तो क्या हुआ, मैं तो अपनी वाणी पर यहां डटा हूं। खूब शोर शराबे के साथ जो है सहसा घटोत्कच का प्रवेश होता है। घटोत्कच, ओ ये तो पूज्य धृतराष्ट्र हैं, स्वगत ही कहता है घटोत्कच। वैसे तो इन्होंने 100 दुष्टों को जन्म दिया है, किंतु कितने ललित, कितने गंभीर हैं। फिर प्रकट में कहता है घटोत्कच, पितामह अभिवादन करता हूं, मैं घटोत्कच। आओ बेटा आओ, मैं जानता हूं तुम कितने दुखी होगे अपने भाई की अकाल हत्या से, अपने पुत्रों के कुकृत्य से मैं भी लज्जित हूं। घटोत्कच, आप तो कल्याण रूप हैं पितामह, आपको संदेश भेजा है भगवान कृष्ण ने। धृतराष्ट्र, भगवान चक्र प्राणी की जो आज्ञा। घटोत्कच, भगवान कृष्ण ने तात अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम अपना बल शीघ्र समेट लो, नहीं तो पुत्र की शोकाग्नि तुम्हारे प्राणों को हव्य की तरह जला देगी। धृतराष्ट्र, मैं कल्पना कर सकता हूं कैसे अर्जुन श्री कृष्ण के वचन से समस्त क्षत्रियों का विनाश करने पर उतारू है। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ठहाका लगाकर हंसते हैं। दुर्योधन, हंसी आती है। घटोत्कच, हंसी किस बात की? दुर्योधन, तुम्हारे श्री कृष्ण भी बड़ी ऊंची उड़ान लेते हैं, उनका यह समझना कि अकेला अर्जुन समूचे राष्ट्रमंडल को नष्ट कर देगा। घटोत्कच, आप हंसते हैं, आप सबकी भलाई इसी में है, आप जनार्दन का संदेश सुन लें। दुशासन, ऐ राक्षसी पुत्र, तू क्षत्रिय का अपमान करता है। पृथ्वी के समस्त राजा जिसका शासन मानते हैं, उस राजा के पास तू संदेश लाया है किसी ऐसे वैसे का। घटोत्कच, अच्छा तो दुशासन भी बोलने लगे? आश्चर्य, तुम जैसों के लिए जनार्दन राजा नहीं है, अरे वो राजाओं का राजा है, जिसने भीष्म के हाथों से पूजा का अर्घ्य स्वीकारा है, और तुम कहते हो वो राजा नहीं है। दुर्योधन, दुशासन विवाद रहने दो, वह राजा है तो है, हमको क्या, ये तो बतलाओ तुम्हारे स्वामी का संदेश क्या है। घटोत्कच, हाँ बताता हूं, त्रिलोकीनाथ भगवान जनार्दन स्वामी ही हैं, अब समझ लो पूरा हो गया। वैसे भी 100 राजाओं के समाप्त होने से पृथ्वी का भार काफी हल्का हो जाएगा। शकुनी,
यदि बात कहने मात्र से पूरी हो जाती ये समस्त पृथ्वी, तो बातों बातों में जीत ली गई होती। घटोत्कच, अच्छा तो ये शकुनी बोले, क्या कहने? शकुनी, अब पासे छोड़ो और ऐसा फलक तैयार करो जो युद्ध के काम आए। अब दाराओं के हरण और चालाकी काम नहीं आएगी। यहां तो अब प्राणों की बाजी लगेगी और बाणों से रति करनी होगी। दुर्योधन, अरे तू तो अपनी वाली पर उतर आया, मर्यादा त्याग कर ऊल जलूल बक रहा है। हाथ बड़ा बढ़ाकर जब बोलता है तो किसी को कुछ गिनता ही नहीं है। तो तू भी सुन ले, अगर तुझे अपनी माता का अभिमान है तो हम भी राक्षसी वृत्ति पर उतर सकते हैं। घटोत्कच, छी छी, अपनी घृणित जीभ पर राक्षस का नाम मत लो। तुमसे लाख गुना भले हैं राक्षस। राक्षागृह में सोए हुए भाइयों को राक्षस नहीं जलाते और न ही वे भाई की पत्नी के केश पकड़कर खींचते हैं। और युद्ध में पुत्र के वध की बात तो राक्षस सोच भी नहीं सकते। दुर्योधन, सुनो राक्षसी पुत्र, तुम दूत बनकर आए हो, युद्ध के लिए नहीं। भलाई इसी में है, तुम संदेश लेकर वापस चले जाओ। हम दूत को मारने वाले नहीं हैं। घटोत्कच, अच्छा समझा, अब तुम अपनी वाली पर उतर आए हो। धौंस देते हो मुझे इसलिए कि मैं दूत हूं। तो लो, मैं दूत नहीं हूं। तुम इस योग्य हो ही नहीं, तुम तक किसी महापुरुष की देववाणी पहुंचाऊं। हाँ, एक गौरव के तुम तीनों भागीदार अवश्य बन सकते हो। भाई अभिमन्यु अकेला था, उसे घेर कर मारा 7 राजाओं ने, क्योंकि टूट गई थी उसकी प्रत्यंचा। और अगर तुम तीनों सामूहिक मृत्यु का गौरव चाहते हो मेरे हाथों से, तो फिर पुरुष बनकर घेर लो मुझको तुम तीनों। शकुनी, रहने दो राक्षसी पुत्र, ज्यादा डींग मत हाँको। दुशासन, मैं अकेला ही तेरे लिए काफी हूं। दुर्योधन दूत बनकर आने का लाभ उठाता है। घटोत्कच अट्टहास करता है। सुना पितामह आपने, कितने शूरवीर हैं आपके ये तीनों पुत्र। धृतराष्ट्र, पौत्र घटोत्कच, क्षमा कर दे इनको, ये दया के पात्र हैं। शकुनी, आप फिर करते हैं अपमान हमारा। गांधारी, भाई शकुनी, अपमान उनका होता है जिनका कुछ मान होता है। दुर्योधन, तू चला जा राक्षसी पुत्र, और कह देना अपने श्री कृष्ण से, हम बातों का जमा खर्च नहीं करते, हम हिसाब चुकाएंगे युद्ध भूमि में। और तीनों चले जाते हैं। घटोत्कच, मुझे खेद है पितामह, कुरुवंश की रक्षा अब संभव नहीं है। एक राक्षस के विरूप को जनार्दन ने मनुष्य रूप देकर भेजा था, किंतु उसे तथाकथित मनुष्य रूपी राक्षसों ने फिर से राक्षस बना दिया। क्या मनुष्य की राक्षसी वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगी पितामह? क्या मनुष्य की राक्षसी वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगी? निवेदिता जी, डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी, आइए, स्वागत है आपका। आमंत्रण देता हूं आपको, आप आएं और अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, थैंक यू दादा। आज हम सुनेंगे ख्यातनाम चित्रकार कहानीकार श्री अशोक भौमिक जी की जीवन पुरहार जंक्शन की कहानी मेला का दूसरा और अंतिम भाग। तो चलिए सुनते हैं मेला का दूसरा और अंतिम भाग। जाड़ा जोर पकड़ने लगा था और रघुनाथगंज के सभ्य संभ्रांतों का समाज ऐसे वार्षिक मेले का इंतजार करने लगा था। हर साल की तरह इस बार भी फेट का सबसे आकर्षणीय स्टॉल मुरली बाबू का ही लगा था।
इमरजेंसी का दौर खत्म हो चुका था, सो मुरली बाबू अपनी गर्दन पर नियम कानूनों के फंदे को कुछ ढीले होते पा रहे थे। उन्होंने अपना रिंग द बियर का स्टॉल अब की रिंग द बॉटल में बदल दिया था और टिकट दुगनी कर दी थी। सन 80 में 10 रुपयों की कीमत नहीं होती थी। आप 10 रुपए दें और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 5 लकड़ी के बने छल्ले पा सकते हैं। काम बहुत आसान सा था, बस 2 गज दूर से इन 5 बियर की बोतलों की गर्दन में छल्ले डालना होता था, तो आप 10 रुपए में 5-5 बियर की बोतलें जीत सकते थे। पर इस बार का आकर्षण कुछ और ही था। इस बार बियर की कतार के पीछे 5 बोतल रम भी रखी गई थी, जो सामने एक आड़ के कारण यूं तो नहीं दिख रही थी, पर बोतलों के पीछे 5 दर्पणों में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। रम की बोतल की गर्दन पर छल्ला डाल पाने में केवल भाग्य ही आपकी मदद कर सकता था। बियर के साथ रम की बोतलों को शामिल करना गैर कानूनी था, पर इस वादे पर कि जिलाधीश या कप्तान साहब जब फेट का उद्घाटन कर लें तो मुरली बाबू के स्टॉल तक न घुमाया जाए। मुरली बाबू के स्टॉल में रम रखने की अनुमति नहीं थी। मेले की तैयारियां जोरों पर थी। सुधीर चौक से कढ़ाई में काम आने वाले गोल फ्रेम, एम्ब्रॉयडरी रिंग फ्रेम जिसे कहते हैं, खरीद लाया और फेट के 1 सप्ताह पहले बिल्कुल ही गायब हो गया था। सुधीर ना तो फेट की तैयारियों में दिखा और ना ही इस बीच किसी पार्टी में दिखा। मैं एक दिन उसकी खबर लेने उसके घर पहुंचा। उसके ड्राइंग रूम में कुछ सामान ही नहीं था। कुर्सी मेज की जगह बियर की खाली बोतलें थी, जिस पर पूरी तन्मयता के साथ सुधीर अपना निशाना साध रहा था। यार पागल हो गया है तू? होटल जाकर खाना खाने का वक्त भी नहीं है तेरे पास? चाय की दुकान से बस मक्खन डबल रोटी और ऑमलेट मंगाकर खा रहा है? दाढ़ी बनाने की भी फुर्सत नहीं है तेरे पास? जितना एक वयस्क स्वावलंबी युवक को उसके ऐसे कृत्यों के लिए डांटा जा सकता था, सो मैंने डांट दिया। पर अर्जुन को चिड़िया की आंख के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। कीप काउंटिंग, छल्ला नंबर 1, इतना कहकर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ छल्ला उछाला। बियर नंबर 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और अंत में 5वें बोतल के गले में छल्ला डालकर बोला, दिस ईयर वी विल हैव अ गाला न्यू ईयर ईव। मुझे सुधीर की बातों और हरकतों से कुछ भी समझ में नहीं आया था। 25 दिसंबर को 2 बजे जब मेले का उद्घाटन हुआ तो दूसरे सभी स्टॉलों पर सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी की पूरी भीड़ मुरली बाबू के स्टॉल पर जो जुटी हुई थी। मेले में आया हर कोई लगभग अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा था, पर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह खेल जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों के उछाले गए छल्लों में से एक आध ने बियर की बोतल को अपने आगोश में नहीं लिया, और ऐसी सफलताएं ही दूसरों को निरंतर प्रेरित भी करती रही। और गल्ले पर बैठे मुरली बाबू नोट गिनते रहे। धीरे धीरे मेले ने जोर पकड़ा और लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। मेला यूं ही जोर शोर से कई घंटों तक चलता रहा। पर चूंकि जाड़े का दिन था, इसलिए रघुनाथगंज शहर के आसपास के कस्बों से जो लोग मेले में आए थे वे अपने अपने घरों को लौटने भी लगे। मेले में भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, पर मुरली बाबू का शो हाउसफुल होते जा रहा था। सुबह सुधीर जब फेट के फाटक पर दिखा तो मैं उसे देखकर चकित रह गया। दाढ़ी बनी हुई, करीने से बाल संवरे हुए, एक लाल हाईनेक स्वेटर के ऊपर वह एक काला कोट पहने हुए था। मैंने उसके घर जाकर 7 दिन पहले जो देखा था उसे सिरे से भूल चुका था। उसे देखा तो अर्जुन की साधना जरूर मुझे याद आ गई। घड़ी में 7 बज चुके थे। जिलाधीश और कप्तान ने एक ही शर्त रखी थी कि 8 बजे तक मुरली बाबू को अपनी दुकान बढ़ानी ही होगी। मुरली बाबू का बैग इतना भर चुका था कि अब उसमें और ज्यादा नोटों के लिए जगह भी नहीं बची।
आइए सुधीर जी, आइए। कहाँ थे अब तक? सुधीर को देखकर उत्साह से सराबोर मुरली बाबू ने उनका स्वागत किया। जरा देर हो गई आने में, खैर दीजिए 5 छल्ले। इतना कहते हुए सुधीर ने मुरली बाबू को 10 का नोट थमा दिया। फिर जो हुआ वह जिला रघुनाथगंज के इतिहास में न कभी हुआ था और न शायद कभी होगा। पिछले 5 छल्लों ने जब 5 बोतलों को लपेटा तो मेले में कोहराम सा मच गया। जिलाधीश, कप्तान और तमाम सरकारी अधिकारी आकर उस दृश्य को देख रहे थे, जिसकी किसी ने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। जिलाधीश बोले, कीप ट्राइंग मैन, लेडी लक इज विद यू टुनाइट। मुरली बाबू खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने 5 छल्ले सुधीर की ओर बढ़ा दिए। सुधीर ने जेब से एक 50 का नोट निकालकर कहा, 10 का नोट नहीं है, सो 1 नहीं 5 गेम खेलूंगा। आसपास खड़े लोग मानो कोई मदारी का असंभव सा खेल देख रहे थे। सुधीर की कलाई पर 25 छल्ले आपस में अटखेलियां कर रहे थे। इस बार हमला बियर की बोतलों पर नहीं बल्कि रम की बोतलों पर होना था। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपना कोट उतार कर मुझे देते हुए कहा, तूने कहा था ना कि मैं पागलपन कर रहा हूं, अब देख तू मुरली बाबू कैसे पागल होते हैं। सुधीर ने अपना कोट उतार लिया था, सो उसका हाथ अब पहले से ज्यादा खुला लग रहा था। सुधीर की ओर एक कप कॉफी बढ़ाते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर चौधरी बोले, बेस्ट ऑफ लक। अब की बार तूफान का झोंका पहले से कहीं ज्यादा भयानक था, जिसने आड़ में छिपाए गए रंग की बोतलों के अक्सों को शीशों में देख लिया था और बिना किसी चूक के 5 बोतलें वहां से उठ गईं। जहां तक याद है, 50 रुपए के नोट देकर जो 25 छल्ले सुधीर ने लिए थे, उनमें से 3 या 4 ही अपने निशाने तक पहुंचने से चूके होंगे। इस खेल का तीसरा दौर ऐसा नाटकीय ढंग से शुरू हुआ जिससे मैं समझ गया कि सुधीर का यह खेल महज खेल ही नहीं, वह महज खेल ही नहीं खेल रहा है, बल्कि मेरे हाथों से अपना कोट लेकर कोट की जेब में उसने तीसरा नोट निकाला जो 100 का था। फुटकर नहीं है मुरली बाबू, अब पूरे छल्ले दे दीजिए। पुश्तों से व्यापार कर रहे मुरली को समझ में आ गया था कि सुधीर का खेल इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मुरली बाबू पर आज फेट में उपस्थित अधिकारी और दूसरे पढ़े लिखे लोग हंस रहे थे। कल पूरे शहर के रिक्शा वाले, तांगे वाले तक हंसी उड़ाएंगे। एक गिलास पानी मुरली बाबू की ओर बढ़ाकर कप्तान साहब बोले, ये खेल है मुरली बाबू, खेल की तरह लीजिए। चलिए पानी पीजिए और बोतलें लगाइए। कप्तान की बात सुनकर पूरा मेला ठहाकों से भर गया। सब समझ रहे थे कि मुरली बाबू के लिए सवाल पैसे का नहीं था, वे इतना पैसा एक दिन में नकली शराब बेचकर कमा लेंगे। पर भरे बाजार में जो उनकी इज्जत ऐसी की तैसी हुई, उसका क्या होगा? सुधीर की कलाइयों पर चूड़ियों जैसे खनकते छल्ले एक एक करके अपने निशाने पर पहुंचते रहे और एक समय पूरे 50 छल्ले भी खत्म हो गए। तो डीएम ने आकर मुरली बाबू का बचाव किया। हो गया मिस्टर सुधीर, जाने दीजिए, आज अब 8 बजने वाले हैं और हम सब ने खूब एंजॉय किया। औरों का तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तो आज की घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और कौन है जो भूलना चाहेगा ऐसे एक थ्रिलिंग एपिसोड? कल आइए घर, साथ डिनर करेंगे, डीएम ने सुधीर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था। मुरली बाबू सुधीर की कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, पर मुरली बाबू के साथ साथ कईयों को लपेटने वाला था सुधीर। मेले के आयोजकों के पास अपनी साख बनाए रखने के लिए मुरली बाबू ने जरा ऊंची आवाज में अपने लोगों से कहा ताकि सभी लोग सुन लें। बोतलें गिन गिन कर पेटियों में भरे पहले, फिर मेरी गाड़ी में ले जाकर सुधीर बाबू के डेरे तक पहुंचाना, तब घर जाना,
समझे? मुरली बाबू के लोग जब पेटियों में उन बोतलों को पैक कर रहे थे, सुधीर ने मुझसे कहा, अपनी मोटरसाइकिल ले आया यार जरा, फिर चलेंगे। स्टैंड से मोटरसाइकिल निकालकर जब मैं वापस सुधीर के पास पहुंचा तो आज का हीरो अपना आखिरी दाव चलने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी अपनी जीती हुई बोतलों में से एक बोतल उठाकर मोटरसाइकिल पर बैठते हुए मुरली बाबू से बोला, कहां के कौन? मंगला ठाकुर। उसका पांव चाटकर और कुछ सरकारी नौकरों को घूस खिलाकर नकली शराब बेचिए या शराब में पानी मिलाइए। बिना रीढ़ के ऐसे सरकारी अफसरों के राज में चाहे तो रात भर सड़क पर दारू की फेरी कीजिए, पर आप और आपके आकाओं की ऐसी बातों से जिन्हें कोई लेना देना नहीं, भविष्य में उनका अपमान कभी मत कीजिएगा मुरली बाबू। शराब का धंधा आप करते हैं, मैं नहीं करता। शराब की इन पेटियों को घर ले जाकर मुझे कोई बिजनेस नहीं करना। मैं तो बस एक बोतल रम ले रहा हूं जो शायद नकली नहीं है। समझे मुरली बाबू, जो शायद नकली नहीं है। बाकी बोतलें सरकारी अफसरों को घूस देने में शायद आपके काम आएंगी। इतना कहकर सुधीर ने मुझसे घर चलने को कहा और हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और हम चल दिए। इसके बाद डीएम, एसएसपी, पुलिस और आबकारी विभाग के दूसरे अधिकारियों से ऑफिसर्स क्लब और अन्य कार्यक्रमों में नियमित भेंट मुलाकात होती रही, पर किसी ने कभी सुधीर का नाम गलती से भी नहीं लिया। जिला रघुनाथगंज से ट्रांसफर होकर शायद सब अपने अपने हिस्से के अपमान को भुला सकते थे। मुरली बाबू आज नहीं है, पर मुरली बाबू की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली इस कहानी को लोग नहीं भूले हैं। बस वक्त के गुजरने के साथ साथ मूल कहानी में जरूरत से ज्यादा रंगों की परत चढ़ गई है, पर बावजूद इसके सब मानते हैं कि सुधीर जैसा कोई कभी नहीं आया इस जिला रघुनाथगंज में। नमस्कार। निरंजन भाई, आज किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? ये एक जो आपने श्रृंखला शुरू की है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और आई थिंक आने वाले समय में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ में आएगी कि कितने हंड्रेड्स में आपने युवा कवियों को मौका दिया है। तो आइए निरंजन भाई, आपका स्वागत है। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं युवा कवि अभिनव निरंजन की कविताएं। बिहार के मुंगेर में जन्मे अभिनव निरंजन की कविताओं को हमने अभी पिछले जून 2020 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। अभिनव निरंजन भौतिक शास्त्र में स्नातक हैं और ग्रामीण प्रबंधन, रूरल मैनेजमेंट में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उनका एक कविता संग्रह है, भय क्षेत्र में उतरते हुए, महत्वपूर्ण संग्रह है। अभिनव निरंजन फरीदाबाद में रहते हैं और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अभिनव निरंजन की कविताओं को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे जैसे अपनी समय की सीमाओं के साथ में उसकी पूरी जटिलता का भी उनको पूरा भान है और वे इन जटिलताओं को अपनी कविताओं में एक तरह से नरेट करते हैं। और नरेशन के इस दौर में उनकी कविता कब बहुत गहरे अर्थों में व्यंजित होने लगती है, उस नरेशन से गहरे अर्थों में व्यंजित होने लगती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए सुनते हैं युवा कवि अभिनव निरंजन की कविताएं। नमस्कार। समावर्तन में छपी कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। वैधानिक चेतावनी। इस कविता के लिखने के दौरान कोई पशु आहत नहीं किया गया, एक भी पेड़ नहीं काटा गया। तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान हर पन्ने पर वाटरमार्क में दर्ज हैं। प्रतिक्रिया केवल ग्राफिक चित्रण द्वारा दिखाया गया है। कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, किसी प्रतिमा का खंडन नहीं किया गया,
किसी ऐतिहासिक चरित्र का कोई हनन नहीं, राष्ट्र और राजनेता का भरपूर गुणगान है। अदालत की अवमानना की कोई मंशा नहीं, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की कोई आलोचना नहीं, सरकार की खिलाफत का तो सवाल ही नहीं। अब आप हमसे यह न पूछें कि कविता की जगह यहाँ केवल घास और चांद ही उगते क्यों दिख रहे हैं। एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है सपने में बैल। सपने में सब कुछ होने लगता है गडमड। मेरा झंडा बदलने लगता है रंग, केसरिया से हरा, फिर लाल, फिर नीला, बर्फ में जम गए लाश की तरह नीला। मैं देखता हूँ सपने में बैल पर बैठा काफका, नाचता है बार में नशे में धुत, और दूसरे विश्व युद्ध की यातना पर कविता सुनाता है रिल्के। पेरिस में दिखती हैं बनारस की गलियाँ, उड़ती चीलों के चोच में हरी घास के तिनके। बैल दिखता है निरीह, गाय उन्मत्त। सौदा लेकर आते गांधी बाबा से बदहवास भागते टकराई, 1857 के गदर से बचकर निकली एक लड़की। बाबा का नून बिखरा राजपथ पर गॉगल्स के हुए टुकड़े 4। एक हौली सी आवाज़ में लड़की ने कहा सॉरी, और गुम हो गई कनॉट प्लेस के एक चमचमाते मॉल में। कान से रेडियो सटाए गालिब ने हंसकर कहा, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है वाला पोस्टर लिए कबीर भटकता रहा दर बदर, परेशान कि इसे चिपकाएं कहाँ, और अंत में पहुँचता है संसद भवन। हाँ, बस यही जगह उचित है। यहाँ सचमुच कोई पोस्टर अब तनकर चिपक नहीं पाता, ना समाजवाद का, ना धर्मनिरपेक्षता का, ना लोकशाही का, ना इसका ना उसका। सब पड़ जाते हैं ढीले, बन जाता है झोल। सपने का हैंगओवर ही होगा कि देखता हूँ कुछ वैसा ही जब खुलती है आँख। एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ सत्ता के बाएं बाजू पर संघी टैटू, दाहिने पर पूंजीवादी फ्रेंडशिप बैंड। एक न्यायपालिका जो पूरी तरह से अंधी भी नहीं, बस थोड़ी सी महंगी। जिस रफ्तार से एक कीमती कार फुटपाथ पर नींद में डूबे मजदूरों की छाती करती है पार, उसकी दोगुनी रफ्तार से उसका चालक अदालत में होता है बरी। देशभक्ति के एक बड़े से ओहदे में जब सारा राष्ट्र छपाक छपाक जल क्रीड़ा कर रहा है, मैं अपने हाथ में एक ऐसी सूखी कविता लिए खड़ा हूँ जो बारिश में भी भीगती नहीं। एक और कविता है जो रिट्रीट। आधी चाय पूरी सिगरेट पीने के बाद आज सुबह सवेरे ख्याल आया, जरा आज तक के अपने जीवन पर नज़र डालो, शुरू से आखिर, माने अब तक क्या क्या किया, भोगा, देखा, सारे अनुभव, क्या क्या रह गया, किया नहीं, छूटा, सारे मलाल। फिर सोचा रहने दूं, नॉस्टैल्जिया अपने अतीत से संभोग की क्रिया है। मुर्दा क्षणों, घटनाओं, स्थलों को नोचने खसोटने की सनक, अपने पुराने समय में लौटने की एक बेकार होड़, एक प्रकार से मौत से भागने की चेष्टा। रिट्रीट फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक बहुत ही छोटी कविता, चाह। जीवन कैसा हो, जुते हुए खेत की मिट्टी की तरह हल्का और स्थिर, बीज को आतुर और बरखा का निवेदन लिए। ऐसा ही हो बस। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो 59वां एपिसोड है वो हम यहीं पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। आप में से कभी भी कोई भी सूरत अगर आते हैं, गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। अगर कोई फेस्टिवल चल रहा हो, चाहे वो मौक का हो, चाहे वो रमज़ान हो, और आपको इंटरेस्ट हो, तो मैं ज़रूर आपको लेकर जाऊंगा। आज के इस एपिसोड में जो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका आभार मानता हूं।
उम्मीद करता हूँ कि समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन को आपने सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट भेजना चाहते हैं, हमें कोई कविता भेजना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा पता नोट करिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम हमको देखते रहते हैं। तो दोस्तों, अगले सप्ताह में फिर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।